हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट अध्यापक अड्डा। मैं निशांत। आज एक और न्यू टॉपिक के साथ आप आज आपकी क्लास होगी। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, बाल विकास का सिद्धांत, जो कि सीडीपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर 1 और 2 दोनों में ही इससे हमेशा क्वेश्चन रहते ही हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पहला है इसमें समान प्रतिमान का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसके अनुसार जाति अपनी जाति के अनुसार ही विकास प्रतिमान का अनुसरण करता है। जैसे कि आप देखिए, जो ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमन बीइंग का जो एक पैटर्न होता है उसी हिसाब से सारे सबको यानी डेवलपमेंट होता है। अब एनिमल में हम ले लेते हैं शेर, ठीक है। इनका भी एक पैटर्न है कि इसी पैटर्न में इनके भी बच्चे बड़े होते हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग का अपना एक पैटर्न है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जो सब है वो अपनी अपनी जाति के अनुसार ही विकास करते हैं, यानी डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। ये जो है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे हमेशा ही टॉपिक रहा इस टॉपिक से हमेशा ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है, इसको जो है विकास की जो दर है उसको सिर के पैर की तरफ चलता है, उसको सिफाको कॉर्डल कहा जाता है। दूसरा है ये प्रॉक्सिमोडल कॉर्डल। इसमें जो है वो केंद्र से बाहर, ये देखिए, ये जो सिफाहो कॉर्डल है ये जो है टॉप यानी सर से लेके बॉटम की तरफ इसकी डेवलपमेंट चलती है, ठीक है। इस डेवलपमेंट में आप देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो सर होती है, ठीक है, सर से पैर की तरफ इसलिए इसको कह रहे हैं क्योंकि पहले वो सबसे पहले अपना सर को मूव करना सीखे। आप देखते हो ये बच्चे जो यानी न्यू बॉर्न बेबी होती है वो अपना सर मूव कर रहे होते हैं, बट पैरों पे उनका बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता, मूव भी नहीं कर रहे होते हैं। धीरे धीरे करके वो सर को ज़्यादा मूव होता है, फिर धीरे धीरे करके पैर के मूवमेंट पे वो कंट्रोल लाते हैं, पैर फेंकना चालू करते हैं, फिर जाके वो खड़े होते हैं, जो कि 6 मंथ बाद ही होता है, 6 मंथ के बाद ऑलमोस्ट। जो दूसरा है ये प्रॉक्सिमल, इसमें जो है केंद्र से बाहर की तरफ जो कहा जाता है। इसमें आप देखिए, जो ये बच्चा होता है न्यूबॉर्न बेबी, इसमें ये सेंट्रल पॉइंट है। सेंट्रल पॉइंट में पहले धीरे धीरे सारा सेंट्रल ऑर्गन्स डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे आप बाहर की तरफ, पहले वो अपने हाथों पे कंट्रोल करेगा, फिर जाके सबसे लास्ट में अपने फिंगर जो बाहर की तरफ हुई फिंगर्स पे कंट्रोल लाता है। आप देख पाते होंगे जो न्यूबॉर्न बेबी है वो फिंगर्स से यानी बहुत अच्छे से उसे कंट्रोल लाने में उसको बहुत टाइम लगता है, यानी लगभग साल भर, 1.5 साल बाद। तो ये लिफाफो मॉडल प्रिंसिपल इस पे चलता है, सेंट्रल से बाहर की तरफ, ठीक है। इसमें भी आप देखिए, ये पैर हो गया, पहले पैर का मूवमेंट होगा, फिर जाके फिंगर्स के मूवमेंट पे कंट्रोल लेके आएंगे, ठीक है। और दोनों ही एक साथ बॉडी में हो रही होती है, दोनों ही डेवलपमेंट एक साथ, ठीक है। जो टॉप से लेके बॉटम की ओर जाएगा वो सिफाफो मॉडल कहलाएगा, ठीक है। सिर से लेके पैर की तरफ सिफाफो मॉडल, केंद्र से लेके बाहर की तरफ, ठीक है, इसको प्रॉक्सी मॉडल, और हिंदी में धूर भूमक धूर भूमक कहलाता है, ठीक है। ये जो है केंद्र जो होता है इसका मध्य से लेकर शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया। यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वो है निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है। विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है, वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। केवल इसकी मंद और तेज होती है, इसकी जो गति है वो तेज और मंद होती है। यानी जैसे आप देखिए, ये एक बच्चा है, अगर न्यू बॉर्न बेबी 6 मंथ बाद इतना बड़ा होता है, वो फिर 1 ईयर बाद इतना, एक टाइम आने के बाद आदमी की हाइट रुक जाती है। जब वो 20-25 के आसपास आता है हाइट रुक जाती है, फिजिकल, फिर उसके बाद वो हाइट तो उतनी रहती है, फिर धीरे 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 डाउन होता है। यानी जो ये डेवलपमेंट है वो यहाँ से बच्चा पैदा हुआ और मृत्यु तक चलती रहती है। बस उसकी स्पीड कभी स्लो कभी ज़्यादा, जैसे जैसे जिस एज में होते जाते हैं उस एज में
जैसे देखिए यहाँ पे बाल हो गए, एक एज के बाद धीरे धीरे करके बाल डाउन होना चालू होते हैं। ये भी एक तरीके का इसी में देखेंगे, तेज और स्लो में। ठीक है। सामान्य और विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत, जनरल टू स्पेसिफिकली। हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलना है, ना विशिष्ट से सामान्य की ओर। ठीक है। उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। यहाँ पे ये है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यहाँ है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। यानी आप देखिए, पहले बच्चा बैठना सीखेगा, पहले उठना सीखेगा, पैर का मूवमेंट आया, फिर वो बैठेगा, फिर वो धीरे 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 क्रॉन्गलिंग करेगा, घूमेगा, फिर वो चलना सीखेगा, फिर दौड़ेगा। यही कहा गया है कि सामान्य से लेके विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं। ये नहीं कि पहले दौड़ना सीख गया फिर चलना फिर बैठना, ये उल्टा हो जाएगा। ये प्रक्रिया ऐसी है, ऐसी ही चलेगी, पहले उठना फिर बैठना फिर चलना फिर दौड़ना। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पूर्वानुमान सिद्धांत। विकास पूर्वानुमान होता है क्योंकि हम पहले ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास किस दिशा में ज़्यादा हो रही है। आप देख सकते हैं कि एक बच्चा है, उसका डेवलपमेंट का फेज देख के हम लोग कह देते हैं कि इसकी हाइट लंबी होगी, इसकी हाइट छोटी हो रही है, इसका सर का जो साइज़ है वो ऐसा है, यानी इस शेप में है, किसी का सर का साइज़ बड़ा है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि देख के हम लोग पूर्ण अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी डेवलपमेंट किस फेज में ज़्यादा हो रही है। ठीक है। एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है। प्रिंसिपल, बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है जब हम किसी एक काम को करने के लिए अपने हाथ पैर को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, उसको एकीकरण का सिद्धांत कहा जाता है। जो बच्चे होते हैं उसमें जो एकीकरण का गुण पाया जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे बच्चों को उठना, और वो सहारा लेके उठते हैं, यानी ये दीवार है, यहाँ से बच्चों को उठना है, इसका सहारा लेंगे उठेंगे, वो सबको एक साथ ही एकीकरण करके चलते हैं, हाथ पैर सबकी मूवमेंट को। ये चीज़ ही यहाँ पे बताई गई है। ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है, किसी में विकास की गति तेज होती है, किसी में कम होती है। यहाँ पे इसको इस चीज़ से समझिए कि यहाँ पे ये दो बच्चे हैं, ए और बी। इसकी जो डेवलपमेंट फेज़ है और इसकी जो फेज़ है, दोनों में डिफरेंस है। ये जल्दी जल्दी इसकी हाइट बढ़ रही है, इसकी हाइट धीरे धीरे ग्रो हो रही है। ठीक है। इसमें कुछ जेनेटिक असर भी होता है, और दूसरा इसमें कुछ आप ये कह सकते हैं न्यूट्रिशंस वैल्यू का भी असर है, कि किसी का यानी न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है तो उसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी तेज़ी से चल रही है, किसी को उतना अच्छा न्यूट्रिशियस भोजन नहीं मिल रहा तो उसकी डेवलपमेंट उतनी तेज़ नहीं है। ठीक है। वर्तनकाल नामक रेखक प्रक्रिया का सिद्धांत। विकास कभी भी रेखीय नहीं है, मतलब ये कभी भी सीधा रेखा में नहीं चलता, कभी उसकी गति धीमी तो कभी तेज। अब डेवलपमेंट के लिए आप ये देखिए, जो बच्चों का ग्रो है, जो बच्चे न्यू बॉर्न बेबी है और 1 ईयर तक जो उनकी हाइट की ग्रो है, वो 2 साल और 5 साल, 5 साल से 10 साल के बच्चों में जो डिफरेंस है, 10 साल से 15 साल के बच्चों में जो डिफरेंस है, फिर 15 से 20 साल, 20 साल से 30 साल। एक टाइम आता है जब इसमें हाइट के ग्रोथ में आप देखिए कि पहले जो है आपका, यानी किसी मंथ में 5 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे 1 होता है, फिर जाके वो कहीं जाके 0 हो जाता है। ठीक है। वेट में डिफरेंसेस, ये सारी डिफरेंसेस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि कैसे कैसे ये कम हो जाता है और कैसे कैसे ये तेज हो जाता है। यानी ये
फिक्स नहीं है कि हर किसी को ये ऐसे ही चलेगा कि जैसे 2 ईयर to 5 ईयर के बीच में इतना ही हाइट होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी बच्चों को इससे ज़्यादा हो जाए, हो सकता है किसी बच्चों को, कुछ बच्चों में इससे कम ही रह जाए। तो ये कोई भी फिक्स नहीं है, सीधी रेखा में नहीं है, ये निरंतर कम ज़्यादा होती रहती है। इंटरनल डेवलपमेंट, ठीक है, स- शरीर के बौद्धिक क्षमता और सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास के अंतर्गत पारंपरिक निर्भर करता है। जो इंटरनली डेवलपमेंट है वो कुछ जो है सोशल यानी समाज पे और उस पे भी डिपेंड करता है कि जैसे आप किस एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं। जो बच्चों का मेंटल हेल्थ है उसको जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर निर्भर करता है कि सोसाइटी जिस माहौल में बच्चा रहेगा उसी माहौल में वो ढलता चला जाता है। इसलिए कहा जाता है इंटरनली जो डेवलपमेंट है और वो कहीं ना कहीं जो है वो समाज यानी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये माइंड से बॉडी में भी देखा जा सकता है। अब कहीं पे जो कहीं की सोसाइटी है उसका फूड स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है और कहीं की सोसाइटी है उसका फूड स्ट्रक्चर अलग है। कहीं पे न्यूट्रिशस वैल्यू बहुत ज़्यादा बच्चों को दी जाती है और किसी सोसाइटी में कम दी जाती है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के बच्चों का हेल्थ थोड़ा सा डाउन होगा और यहाँ के बच्चों का हेल्थ थोड़ा सा अप होगा। तो ये चीज़ें सोसाइटी पे भी डिपेंड करती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला इसमें जो टॉपिक हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, बाल विकास की अवस्थाएं। पहला जो है आपका प्री नेटर स्टेज या प्रसव पूर्व अवस्था जिसे हम कहते हैं, ये 9 महीने या 280 दिन का होता है। इस अवस्था में माता को गर्भधान यानी कंसीडर करना शुरू होता है। जब बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है और ये डिलीवरी से पहले के स्टेजेस को कहा जाता है प्री नेटल स्टेज। इसमें जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है वो पूरे टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे आप ये देखिए एक सुई के नोक के बराबर बच्चा है और वो जब पैदा हो रहा है तो उसकी 1 फुट का वो लगभग होता है, 1 फीट का। 9 महीने में बच्चे ने इतना डेवलप किया। तो ये जो डेवलपमेंट स्पीड यहाँ पे है वो सबसे ज़्यादा होती है एक बच्चे की पूरे जीवन काल में। उतना बड़ा डेवलपमेंट वो यानी शुरू के पैदा होके 1 साल के अंदर भी नहीं कर पाता जितना उसी 1 साल में बच्चे का हाइट भी बढ़ रहा है, बाकी सारे ऑर्गन भी डेवलप हो रहे हैं, चाहे वो नाक हो, आँख हो, कान हो, उंगलियां हों। यानी जितने ऑर्गन्स यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं पैदा होने के बाद, कोई नया फिंगर भी नहीं आता, जो डेवलप होना है यहीं हो जाता है। तो आप ये देखिए फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, 4 मंथ, 5, 6, 7, 8, 9 में कितना डेवलपमेंट हुआ। इसी डेवलपमेंट को प्री नेटल स्टेज कहा जाता है। ये इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कितने दिन का होता है, ठीक है। दूसरा है आपका शैशवावस्था। ये जन्म से 5 ईयर तक को कहा जाता है। इस अवस्था में शिशु जो बच्चा होता है वो अपनी माता पिता पे पूरी तरीके से निर्भर रहता है। उनका व्यवहार मल मूत्र पर भी आधारित होता है। यानी वो एक जो बच्चा पैदा हुआ है 0 to 1 ईयर, आप यहाँ पे देखिए वो अपने हर चीज़ के लिए अपने माँ पे डिपेंडेंट है, अपने फादर पे डिपेंडेंट है। खाना चाहिए माँ खिलाएगी, पॉटी करना है, कुछ भी किया वो सारी साफ सफाई वो पेरेंट्स करेंगे। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है। अब जैसे ही 2 to 3 ईयर्स में बच्चे आते हैं, ये चीज़ कैसा होता है, ये क्या है, कैसे है। मानिए टीवी का रिमोट हाथ में आ गया तो इसको नीचे से ऊपर से नीचे गिराएंगे तो क्या होगा, कुछ यानी उस टाइम सबसे ज़्यादा उनके दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं। इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना आती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव की, ठीक है। इसे खिलौने का एज या टॉय एज भी कहा जाता है।
इसमें बच्चा अनुकरण द्वारा सीखता है, अपने द्वारा एक्सपेरिमेंट कर कर के स्टेज में बच्चे सीखते हैं। अतिक्रमण चिंतन की अवस्था को कहा जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, अतिक्रमण किसे कहते हैं? वो है चिंतन की अवस्था को कहा जाता है। प्लीज़ नोट डाउन इस पॉइंट को आप, और इस पॉइंट को भी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो ट्वाई एज होता है वो किस अवस्था में होता है? वो शैशवावस्था में आता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स से ही क्वेश्चन आते हैं, इसको आप एक बार ध्यान से रीड आउट कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, बाल्य अवस्था जिसे हम कहते हैं 6 to 12 ईयर की एज में, इसमें है लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था आ जाती है। इसमें जो सोचते हैं वो लॉजिकल करते हैं, ये ऐसा होगा तो क्यों होगा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, लॉजिकल चीज़ें सोचते हैं इसमें। इस अवस्था में बच्चे स्कूल जाना चालू करते हैं इस एज में। ठीक है, इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है, स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं ना वो एक्टिव होते हैं, गेम खेलना, स्कूल से आए बैग रख दे उसके बाद फिर खेलना है, तो यानी एक्टिवनेस इसमें बच्चों के पास ज़्यादा होती है इस एज में। इसे गेम स्टेज भी कहा जाता है, इसमें बच्चों को खेलना बहुत पसंद है। इस अवस्था में संग्रहण स्टोर की प्रवृत्ति विकास होने लगती है, यानी किसी चीज़ को बचा के रखने के, इसमें स्टोर करना बचा के रखने की जो प्रवृत्ति है वो आने लगती है। इसमें टोली समूह यानी गैंग की अवस्था चालू होती है। ये 3 मेरे दोस्त हैं, मैं इन्हीं के साथ रहूँगा, या ये 5 हैं, हम सब साथ साथ हैं, ये मेरे अच्छे वाले दोस्त हैं, ये टोली ये गैंग यहीं पे बनना चालू हो जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है, हर एक बच्चे का, आपका भी होगा मेरा भी था, उन चीज़ों को हमेशा चाहते हैं कि वैसा ही हो जाए, बट होता नहीं है, इसलिए इसको सबसे अनोखा काल भी कहा जाता है। ठीक है, किशोरावस्था जिसे हम 12-13 एज से लेके 18 ईयर की एज तक कहा जाता है, इसमें जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे आंधी तूफान का एज भी कहा जाता है। इसमें हाँ, इससे ये वाला जो पॉइंट है इससे हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आंधी तूफान का जो एज है उसे किसे कहा जाता है, किस अवस्था को आंधी तूफान का कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। इसमें विषम लिंग आकर्षण होता है, यानी मेल को फीमेल के प्रति, फीमेल को मेल के प्रति इसमें सबसे ज़्यादा आकर्षण होते हैं। इस एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है। इस अवस्था को वीर पूजा की भावना होती है, ये कर ले, ऐसा कर ले, ऐसे इसको ये कर लेते हैं, हीरो बन जाते हैं, ये सब चीज़ें इस एज में सबसे ज़्यादा आती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन की करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए ये अवस्था होती है। और अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी अवस्था में होती है? किशोरावस्था। अमूर्त चिंतन बच्चे सबसे ज़्यादा किस अवस्था में करते हैं? किशोरावस्था में। ये क्वेश्चन आता है, आप इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म है। अगला जो आपका टॉपिक है वो आपका हेरिडिटी से रहेगा। ठीक है, आनुवांशिकता से, और उस पर वो नेक्स्ट क्लास होगी आपकी। और इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपकी कोई भी क्वेश्चन हो आप यानी नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे आप कहीं पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग।